हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर देवेश। जैसे कि कल हमने दर्शन शास्त्र का सिलेबस डिस्कस किया था और किस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे, किस तरह इसको पढ़ेंगे, वो भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दर्शन का स्वरूप क्या है, कैसे उसके उद्देश्य क्या है, कैसे वो शुरू हुआ और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसे हम देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दर्शन। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दर्शन होता क्या है। हम लोग इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि दर्शन है क्या चीज। कभी जैसे हिंदी में इसे दर्शन बोला जाता है, हिंदी में इंग्लिश में इसे फिलोसॉफी कहा जाता है। तो क्या है, इसको समझने से पहले जरा हम कुछ पीछे चलते हैं। कुछ इतना पीछे कि हमारा अर्थ कब बना, कब उत्पत्ति हुई, कैसे हमारे अंदर इतने सोचने समझने की क्षमता आई। तो अगर एक मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाए तो अराउंड 4.4 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी धरती है, उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। और फिर उसके बाद जब धरती बनी तो वो बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरी, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो उसके बाद अराउंड 370 करोड़ साल पहले धरती पर क्या आया, जीवन आया, लाइफ आई। और लाइफ भी आपको पता है, अगर आपने इकोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो लाइफ भी पहले वाटर में थी, वाटर में एग्जिस्ट की। उसके बाद फिर धीरे धीरे जमीन पर वो जीवन प्रारंभ हुआ। फिर ह्यूमन का अगर जन्म देखा जाए, ह्यूमन का जन्म देखो, ह्यूमन बहुत सारे इवोल्यूशन, बहुत सारी प्रक्रियाओं घटनाओं से गुजरा मानव जीवन। तब जाके जो होमोसेपियंस की, जो हम आज कल्पना करते हैं कि होमोसेपियंस जो हमारा नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम है मानव का, तो वो अराउंड ले दे के 3 लाख ईयर एगो वो जन्मा। ठीक है, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस जन्मा तो इतना उसमें बुद्धिमत्ता नहीं आएगी, धीरे धीरे उसमें विकसित होगी बुद्धिमत्ता, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं से इंसान गुजरता है, तब जाके वो एक मैच्योर बनता है, एक परिपक्व इंसान बनता है। तो देखा जाए अराउंड 70,000 साल पहले, 70 के ईयर एगो, जो यहाँ पे होमोसेपियंस की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। और फिर जो 70 पहले करीब करीब, उसमें एक इंटेलिजेंस आएगा, जैसे हम बोल सकते हैं एक संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता आई उसके अंदर, जिसमें उसको सोचने समझने की क्षमता आ गई। लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं कर सकता था, राइट। क्योंकि उस वक्त, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या ये रहती थी कि पेट कैसे भरा जाए, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे चैलेंजेस थे, समस्याएं थी। धीरे धीरे आगे जाके जो, नई स्लाइड ले लेता हूँ, होमोसेपियंस पे आते हैं। जो होमोसेपियंस है उनमें अराउंड कल्पना करने की शक्ति आ गई, कि वो कल्पना करने लग गए कि किस तरह से क्या हुआ होगा। उसके बाद उनमें बुद्धिमत्ता भी आ गई, विकसित हुई है समय के साथ बुद्धिमत्ता। और फिर धीरे धीरे उनमें स्मृति रखने की भी क्षमता आ गई। जैसे हम आज भी देखते हैं, जब कोई बच्चा होता है, उसमें इतनी क्षमता होती है, कल्पनाएं ज्यादा करता है, क्योंकि उसे इतनी सारी चीजें पता नहीं होती। धीरे धीरे जैसे वो पढ़ता है, बड़ा होता है, तो बहुत सारी चीजें उसे समझ आती है। तो ये हुआ। अब होमोसेपियंस तो बन गया, अब धीरे धीरे जाके मानव का विकास हुआ। मानव ने खेती करना शुरू किया। उसने पहले जो भी खेती की होगी, जैसे कुंद वगैरह, जो स्टोन के औजार हैं, उनसे खेती की, बीज वगैरह पड़े, और जो नेचुरल खेती हुई उनसे भी उसने खाना बनाया। धीरे धीरे फिर उसने अपनी एक सोसाइटी बनाई। और आगे जाके जब हम बात करते हैं पुरा पाषाण, पाषाण युग और फिर ताम्र पाषाण युग के बाद, जब खेती एक परिपक्व अवस्था में पहुंच गई, राइट, जहाँ पे इंसान को एक
सरप्लस अनाज मिलने लगा। मतलब इतना अनाज कि भाई अगर मैं परिवार में अगर 5 सदस्य, राइट, अगर 5 में से 3 सदस्य अगर काम कर रहे हैं तो इतना अनाज हो जा रहा है कि वो 5 के लिए पूर्ति हो जाए और उसमें भी बच जाएगा, राइट। अगर इतना हो जाए तो मतलब 5 सदस्यों में से 2 सदस्य तो फ्री बैठे हैं। अब भाई इनको, अब इस तरह से दर्शन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, आगे जाके सोसाइटी में, समाज में इसी तरह के लोगों को एक काम दे दिया गया कि भाई आप ही इन चीज़ों का पता लगाओ। क्योंकि पहले उस टाइम पे अगर हम ग्रीक सभ्यता की बात करें, ग्रीक सभ्यता में भी इनको क्या बोला जाता था, सेजेस बोला जाता था या ऋषि बोला जाता था। और हिंदू सभ्यता में भी अगर इंडियन दर्शन की बात करें, हम भारतीय दर्शन की बात करें, तो वहाँ पे भी इन्हें उस टाइम पे ऋषि की संज्ञा दी गई, जो कि ये काम किया करते थे सोचने का, जिनके पास इन सारे सवालों के जवाब थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जाके हमारा सोसाइटी, हमारा जो समाज है और विकसित हुआ। तो इस तरह से दर्शन का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि किस तरह से दर्शन। और फिर बात करें आगे जाके दर्शन की, दर्शन को अक्सर क्या बोला जाता है, भरे पेट लोगों का विषय बोला जाता है। यानी जिन लोगों का पेट भरा हुआ है वो ही सोच पाएंगे। अब आप खुद भी आइडिया लगाइए, एक भूखा पेट है, वो क्या ही सोचेगा, उसे खाने की ललक होगी, वो सोचेगा कि मैं कहाँ से खाना जुटा पाऊँ यार, मेरे को पेट भरना है। लेकिन जो एक इंसान भरा पेट है और खाली बैठा है, वो अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करेगा कि किस तरह ये हवा चल रही है, ये आसमान है क्यों है, ये धरती कैसे बनी, राइट। तो इस तरह की चीज़ों पर वो गौर करेगा और इससे उत्पत्ति होगी दर्शन की, ठीक है। तो इस तरह दर्शन की उत्पत्ति हुई। और फिर बात की जाए भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन जो कि दर्शन है वो सबसे पुराना दर्शन है। जब हम बात करते हैं वेदों की, और फिर उसके बाद फिर जब पाश्चात्य दर्शन आता है, पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत होती है अराउंड 6 BC के आसपास। और भारतीय दर्शन तो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता जब वेदों का जन्म हुआ, राइट, जो कि पाश्चात्य दर्शन से कई पहले स्टार्ट हो चुका था। इस समय पे आके तो अराउंड जैन और बौद्ध धर्मों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी थी, बहुत सारी टीका टिप्पणी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो हम इसको अभी साइड में रखते हैं और अपने अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दर्शन क्या है। तो एक ओवरव्यू था ये आपका कि किस तरह से दर्शन शुरू हुआ हुआ, किस तरह से एक संज्ञानात्मक बौद्धिमत्ता है इंसान के अंदर, और उसने सोचना स्टार्ट किया और उसने चीज़ों को गौर करना स्टार्ट किया, उनको देखा, उन पर विचार किया और फिर नई नई चीज़ें आना स्टार्ट हुई, ठीक है। दर्शन, तो दर्शन जब हिंदी की बात करते हैं, दर्शन हिंदी में, तो दर्शन जो है वो संस्कृत के दृश्य धातु से बना हुआ है, दृश्य धातु, राइट। और दृश्य धातु का जो अर्थ होता है वो देखना होता है, देखना होता है। तो दर्शन क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि साक्षात ज्ञान की प्राप्ति, यानी जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो दर्शन एक साक्षात ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है। क्या है? साक्षात ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम। यानी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आसमान है, ये धरती है, तो हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि ये क्यों है, क्यों बना, कैसे बना। और फिर इसके इसके पीछे के जो रहस्य है, इनके पीछे के जो बातें हैं, उनका तर्कशील एक बौद्धिक तरीके से उनके सवालों का हल ढूंढना दर्शन कहलाता है। तो अगर संक्षेप में अगर हम कहें, तो जो दर्शन है वो निष्पक्ष, बौद्धिक और एक सर्वांगीण ज्ञान की प्राप्ति का एक तार्किक प्रयास है। तो क्या है दर्शन? अगर मैं एक परिभाषा आपको लिखाऊं, तो दर्शन क्या है? दर्शन निष्पक्ष,
बौद्धिक, सर्वांगीण ज्ञान प्राप्ति का तार्किक प्रयास है। ठीक है, एक मोटी मोटी परिभाषा हो गई दर्शन की। दर्शन क्या है? अब जैसे कि मैंने कहा, हिंदी में तो ये दर्शन हो गया। अब इंग्लिश में जब बात की जाती है, इंग्लिश में दर्शन को हम फिलोसॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोसॉफी बोलते हैं। अब फिलोसॉफी जो है दो अर्थों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो कि फ्लो, ठीक है, ये आपका फ्लोज हो गया। और दूसरा शब्द है आपका सोफिया हो गया। जो फ्लोस है ये आपका लैटिन भाषा में इसका मतलब है प्रेम यानी लव। और जो सोफिया है उसका अर्थ है बुद्धि, राइट? या फिर जैसे आप विजडम बोल सकते हो, ठीक है, बुद्धिमत्ता। तो इसका मतलब हो गया या फिर आप इसे ज्ञान भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ज्ञान से प्रेम करना। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें, ज्ञान से प्रेम करना। ज्ञान से प्रेम करना कैसे? जैसे मनुष्य अपने वातावरण के जो भी रहस्य है, आसपास के जो भी रहस्य है, वो जानने का इच्छुक होता है, तो वो प्रेम करता है, मतलब वो जानना चाहता है, तो उस टाइप उससे फिलोसॉफी कहा जाता है। तो इसका मोटा मोटा अर्थ पाश्चात्य दर्शन में ये रहा है। ठीक है, अब भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन हमने अर्थ देख लिया। अब इसके बारे में कि भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से किस तरह भिन्न है, क्या 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 इनमें अंतर है, तो ये आगे आपका टॉपिक भी है, भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन, वो हम टॉपिक में कवर करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं और आगे फिर हम और डिस्कस करें। ठीक है, बाकी दर्शन को अगर हम व्यापक रूप में देखें, ये हमने दर्शन की परिभाषा देख ली। अब दर्शन को अगर व्यापक रूप में देख लें तो दर्शन क्या है? ये आत्मा परमात्मा के रहस्यों को जानने का प्रयास किया जाता है इसमें। जो आत्मा है कि भाई आत्मा क्या है, अब बंदा देख रहा है सारी चीजें, तो इन रहस्यों को जानने का प्रयास करेगा जो उसके वातावरण में देखी जा रही हो। क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो यही रहा है अभी तक दर्शन के क्षेत्र में कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार कैसे बना, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, क्या इसकी उत्पत्ति प्रयोजन पूर्ण हुई है कि किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और ये उसकी उत्पत्ति हो गई संसार की, और अगर इसे किसी ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, तो वो कहाँ है। तो इस तरह के जो सवाल है, जो रहस्य है, उनको ढूंढने के लिए दर्शन की उत्पत्ति हुई है और उसका आंसर भी दर्शन से ही मिलता है। ठीक है, अब आत्मा परमात्मा, ये जो हमारे आसपास जो भी प्रकृति है, ठीक है, और जो जीवन है कि ये क्या है और इनके उद्देश्य क्या है, तो इनके बारे में जानना। आत्मा है, परमात्मा है, फिर आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, आत्मा अजर है, अमर बोला जाता है, तो फिर शरीर नश्वर क्यों है। तो इस तरह की बातें दर्शन में की जाती हैं। रहस्य बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, और अगर व्यापक अर्थ देखा जाए, ये आत्मा परमात्मा की बात हो गई, जैसे हम ये लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब परलोक की बात होती है या ब्रह्मांड की बात होती है, तो वहां तक भी दर्शन का क्षेत्र है। तो दर्शन बोले तो किसी बंधन में नहीं बंधा है, वो किसी डिसिप्लिन में नहीं है। दर्शन वो बंधनों से युक्त है, युक्त सॉरी, बंधनों से मुक्त है और विचारों में स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये परलोक की भी बात करता है कि भाई आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा है, फिर ब्रह्मांड की भी व्याख्या की जाती है इसमें। और वस्तु तथा कार्य का तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करने वाली कला को ही हम दर्शन कहते हैं। जो भी वस्तु हो गई, किसी कार्य हो गया, उसका तर्कपूर्ण ढंग से। अब दर्शन में ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं उसको
इसी विचार को हम दर्शन का नाम देते हैं। दर्शन में किसी भी विचार की तर्कपूर्ण व्याख्या की जाती है। जब वो तर्कों पर खरा उतरता है, सिद्धांतों पर खरा उतरता है, तब वो एक दार्शनिक विचार बन के उभरता है। ठीक है। अब कई विद्वान भी आए, कई दार्शनिक भी रहे और कई लेखक भी रहे जिन्होंने दर्शन की अपने हिसाब से व्याख्या की है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बोलते हैं दर्शन क्या है, वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज है। क्या है? वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज है। ठीक है। तो इस तरह से कांट फिर आगे जाके, जो कि मतलब मॉडर्न फिलोसफर, आधुनिक पाश्चात्य फिलोसफर में बहुत बड़ा नाम है कांट का, तो उन्होंने भी बोला है जैसे दर्शन क्या है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान, यानी जो भी आप ज्ञान ज्ञान है आपके पास, उसका विज्ञान, यानी उसे तर्क और सिद्धांतों पे अगर वो खरा उतरता है, उसका विज्ञान, और फिर उसकी आलोचना है। क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी, नए आयाम निकल के नहीं आते हैं, और उसकी आलोचना है। ठीक है। तो इस तरह से कई चिंतकों ने अपने विचार भी दिए हैं दर्शनों। ठीक है। अब दर्शन हमने देख तो लिया क्या होता है, मोटा मोटा देख लिया, अच्छे से देखा है हमने दर्शन की उत्पत्ति क्यों हुई और इसके कारण क्या। अब उत्पत्ति के भी कारण देख लेते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति के क्या कारण रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये दर्शन जो है भरे पेट लोगों का विषय है। जब इंसान फ्री बैठा है, मुक्त बैठा है, तो वो यह लोक के बारे में तो सोचेगा और साथ ही परलोक के बारे में भी सोचेगा। और ये सामान्यता है। हम भी जब फ्री बैठते हैं, हम में से कई लोगों या फिर ज्यादातर लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि ये जीवन क्या है, ईश्वर है। और ये प्रश्न तो हम सब ने कभी ना कभी उठाया ही होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है, राइट। तो इस तरह के विचारों से ही दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो इन सब पे हमने प्रश्न उठाए और आज भी प्रश्न उठते हैं इन सब चीजों। तो ठीक है। अब उत्पत्ति क्यों हुई इसकी, जैसा कि अगर मैं बोलूं, अरस्तु ने बोला है कि अगर मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है। अब क्या है, विवेकशील प्राणी है मनुष्य और जिज्ञासु भी है। अब जिज्ञासा होने के साथ वो प्रकृति और स्वयं के संबंध में जानने की प्रयास करेगा कि प्रकृति में मनुष्य है तो उसका प्रकृति से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। तो उसकी एक प्रबल इच्छा हुई इसे जानने की। तो इसकी उत्पत्ति मनुष्य के ज्ञानवान बनने की इच्छा के परिणाम स्वरूप हुई है कि मनुष्य चाहता था कि मेरे को इस चीज का ज्ञान हो कि मैं अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाऊं। तो इससे दर्शन की उत्पत्ति हुई। अब विश्व के संबंध में मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न आश्चर्य की भावना। अब इसके पीछे कैसे कैसे उत्पत्ति हुई वो हम एक स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो उसने जब देखा, जैसे मैंने बोला कि उसने देखा आसमान है, ब्रह्मांड है, धरती है, तो उसको एक आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। जैसे ब्रह्मांड को लेकर हम भी आज आश्चर्य फील करते हैं, जबकि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो हमें आज भी आश्चर्य होते हैं कि हम तो एक तिनका मात्र ब्रह्मांड की। ठीक है। एक गैलेक्सी में बैठे हुए, सूर्य की परिक्रमा करते हुए तिनके मात्र एक प्लेनेट पे छोटे से। ठीक है। तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके बाद आश्चर्य होने के बाद जब उसने अपने चारों तरफ देखा वातावरण में, तो उसे एक संदेह की भावना आई। संदेह की भावना कैसे? देखो, ये जो गुण है ये एक दार्शनिक के गुण भी है। संदेह की भावना कैसे आई कि हवा बह रही है तो क्यों बह रही है, पानी है तो क्यों है, धरती है तो क्यों है, और इस वातावरण में तत्व है तो ये क्यों है।
क्यों अस्तित्व में है ये? तो संदेह की भावना होगी। अब जहाँ पे संदेह की भावना होगी, वहाँ पे तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। ठीक है, उसके पास क्या आया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया तो उसके सत्यता के प्रमाण की खोज करेगा, राइट? सत्यता के प्रमाण की खोज करने को प्रेरित हुआ। अब सत्यता के प्रमाण करने की खोज को प्रेरित हुआ तो इसमें जो भी, जैसे उस टाइम पे देखो अंधविश्वास हमेशा रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उस टाइम पे भी अंधविश्वास जो थे तो वो नकार देगा उसे, क्योंकि उन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखेगा। जो भी पूर्व स्थापित जो भी पूर्व पहले से स्थापित जो भी प्रमाण होंगे या फिर जो भी बातें होंगी, कथाएं होंगी, राइट, उन्हें वो नकार देगा, क्योंकि उस संदेह की दृष्टि से जैसे देखेगा उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसे तर्क की कसौटी पर अगर वो खरा उतरा नहीं पाएगा तो उसे संदेह से ही देखेगा। और फिर आगे जाके वो खुद को स्वयं को अपूर्ण महसूस करेगा। मनुष्य स्वयं को अपूर्ण महसूस, क्यों? क्योंकि उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। ठीक है, जब वो अपूर्ण महसूस करेगा उसके बाद वो खोज करेगा। जब अपूर्ण महसूस करेगा, तर्क देगा, उसकी खोज करेगा, उसके बारे में विचार करेगा और फिर एक विचार बनाएगा कि भाई ऐसा है तो क्यों है। और फिर जब हो जाएगा तो उसको बौद्धिक शांति मिल जाएगी, राइट? बौद्धिक शांति मिल जाएगी और उसे बौद्धिक संतोष आ जाएगा। तो इस तरह से उत्पत्ति हुई इसकी। तो उत्पत्ति के कारण क्या क्या रहे, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो उसने ब्रह्मांड को आश्चर्य से देखा कि ऐसा है तो क्यों है। अब उसे आश्चर्य हुआ तो फिर संदेह की भावना से देखना स्टार्ट किया कि भाई ये है तो, ये तो मेरे को ही पता है, लेकिन ये क्यों है। तो उसने तर्क लगाना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिए और सत्यता की प्रमाण की खोज में निकल गया। अब सत्यता की प्रमाण की खोज में निकल गया तो जो पूर्व स्थापित जो भी कथाएं होंगी, उस वक्त जो भी अंधविश्वास रहे होंगे, उसने उसे नकार दिया, क्योंकि वो उसे तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए। तो उसने स्वयं को अपूर्ण महसूस किया। अपूर्ण महसूस किया क्योंकि उसे बौद्धिक असंतोष नहीं मिल रहा था। तो उसने बौद्धिक शांति के लिए तर्कों की खोज की और फिर नए नए आयाम उसके निकाले और नए नए विचार स्थापित किए, जो कि उसके मस्तिष्क को तर्क की कसौटी पर खरे उतर 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 पाए मस्तिष्क में। ठीक है, तो इस तरह से दर्शन की उत्पत्ति हुई। अब दर्शन की उत्पत्ति हम लोगों ने देख ली। इसके बाद देखते हैं कि दर्शन की उत्पत्ति हो गई है, दर्शन हमने देख लिया क्या होता है, उसकी उत्पत्ति हो गई। अब इसके उद्देश्य क्या है दर्शन की? दर्शन के उद्देश्य, हम लोग जब पढ़ते हैं दर्शन तो उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है? ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज है कि दर्शन को पढ़ के आप किसी भी विषय के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक तार्किक दृष्टिकोण से उसके बारे में सोचते हैं, आप तर्कशील बनते हैं, आप बुद्धिमत्ता से निर्णय ले पाते हैं। तो ठीक है, उद्देश्य क्या रहे इसके? जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि उसे बौद्धिक असंतोष था, जो भी रहस्य थे, तो रहस्यात्मक आश्चर्य की संतुष्टि करनी थी पहले तो उसे। ठीक है, रहस्यात्मक आश्चर्य की संतुष्टि। फिर जो भी प्रकृति में निहित जो भी तत्व है, तो तात्विक जो भी रहस्य रहे होंगे, राइट, उनका चिंतन करना था। फिर तर्क द्वारा उनका संशय दूर करना। ठीक है, फिर यथार्थ स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करना, यानी ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो जिस रूप में उसी रूप में उसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ये उद्देश्य है जीवन में, ये उद्देश्य रहे दर्शन के उत्पत्ति के पीछे। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों बनी? उद्देश्य, अब जो दर्शन है उसकी आवश्यकता भी है कि क्यों आवश्यकता है, क्योंकि भाई जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से इसकी आवश्यकता है। क्योंकि
दर्शन में कई बातें ऐसी हैं जो कि हमें तर्कशील, जैसे मैंने पहले कहा, तर्कशील बनाती है, हमें एक बौद्धिक प्राणी बनाती है, हमें सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है दर्शन से, कि कितना हम सोच सकते हैं, राइट। या फिर मैं ये बोलूँ कि जो मस्तिष्क के तार है वो खोल देते हैं दर्शन जब हम पढ़ते हैं। तो जीवन के उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से ये है। फिर अगर हम देखा जाए राजनीतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? कैसे जनतंत्र कैसा होना चाहिए, उन्हें किस तरह से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है कि जनतंत्र होना चाहिए या फिर एक तानाशाही होनी चाहिए, और किस तरह से एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे लोगों को सुकून महसूस हो, उनको आराम महसूस हो, और लोगों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जा सके उस राजनीतिक व्यवस्था में। तो इसके लिए भी विचार विमर्श आज भी होते हैं और उस वक्त भी हुए थे। ठीक है। शैक्षिक विकास से भी दर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे विद्यार्थी मूल्य सीखता है दर्शन से। और भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो शैक्षिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो दर्शन है वो धर्म से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें मूल्य सिखाता है, नैतिक मूल्य सिखाता है, जो कि शिक्षा के दृष्टिकोण से और जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये मूल्य। तो इसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शैक्षिक जो दर्शन है हमें एक संस्कृति से परिचय भी कराता है हमारा, तो उसलिए भी महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति को चिंतन और तर्कपूर्ण तो ये बनाते ही है, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है दर्शन। उसके बाद दार्शनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं देख लेते हैं अगर हम। कि एक दार्शनिक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कौन की विशेषताएं क्या होंगी। वो किसी भी चीज को विस्मय या फिर आश्चर्य की दृष्टि से देखेगा, राइट, सबसे पहले तो। फिर उसके बाद संदेह करेगा, संदेह की भावना देगा। संदेह भावना से देखेगा तो उसे तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त होगा। फिर उसके ऊपर मीमांसा यानी सर्च करेगा, दृष्टिकोण बनाएगा, यानी उसे ज्यों का त्यों, जैसे कोई ज्ञान है, अगर उसे कुछ बता दिया कि आसमान नीला है तो उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करेगा, वो इसके पीछे का कारण जानेगा कि आसमान नीला क्यों है, राइट। तो मीमांसा हो गया। फिर उसके बाद चिंतन करेगा उस पर। और मीमांसा, चिंतन क्या है? मीमांसा की पूर्व शर्त है, राइट। चिंतन, चिंतनशील रहेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा उस पर। और फिर तटस्थता, जो भी एक तटस्थ निर्णय होगा वो ले पाएगा। और विचार स्वतंत्र रहेगा वो, ये नहीं है कि अपने विचारों में बंध जाएगा और जो भी सत्य है उसे नकार देगा, ठीक है। तो विचार स्वतंत्र रहेगा, अगर कोई निर्णय आ भी रहे तो उनको भी वो स्वीकार करेगा, तटस्थता। अब बाद में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये रहेगा। फिर इसकी नवीन बीमारी भी आती रही, अलग अलग डायमेंशंस रहे हैं दर्शन शास्त्र के, जैसे राजनीतिक दर्शन, समाज दर्शन, धर्म दर्शन के क्षेत्र में, इतिहास दर्शन, आर्थिक रूप में, शैक्षणिक, सौंदर्य और शब्द मीमांसा, इन रूपों में दर्शन हमें देखा जाता है। और दर्शन कोई भी सब्जेक्ट जो रहा है, कोई भी विषय, दर्शन ही से ही निकला है। जब वो दर्शन की कसौटी पे खरा उतरा, विज्ञान ने उसे साबित किया, सिद्धांत बनाए, तब जाके वो एक अलग डिसिप्लिन बना, राइट। मतलब एक अलग सब्जेक्ट बना है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की सबसे पहले फिलोसॉफी लिखी गई है, बाद में जाके वो एक सब्जेक्ट बना है। अगर हम देखें, जो न्यूटन थे जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह दिए, उन्होंने भी अपनी जो बुक थी उनका, उसका जो टाइटल है वो भी फिलोसॉफिया से स्टार्ट होता है, राइट, क्योंकि उन्होंने फिलोसॉफी दी थी। बाद में जाके उस फिलोसॉफी पे रिसर्च हुई और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरे उतरे, तब जाके वो एक सब्जेक्ट बना जिसे हम आज फिजिक्स बोलते हैं, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से उत्पत्ति हुई। अब इतना हमने पढ़ लिया है, दर्शन क्यों जरूरी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एक दार्शनिक किस तरह से सोचता है, वो हमने देख लिया, और दर्शन की परिभाषा देख ली। अब इसके बाद देखते हैं कि दर्शन, दर्शन की ब्रांचेस।
दर्शन की शाखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ज्ञान मीमांसा। जिसे एपिस्टोमोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। जो दर्शन शास्त्र है उसका प्रारंभ ज्ञान मीमांसा से ही माना जाता है। और ज्ञान मीमांसा का अगर मोटा मोटा अर्थ लिया जाए तो ये ज्ञान का विज्ञान होता है, यानी किसी भी ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरा उतरा पाया जाना, ठीक है, ज्ञान का विज्ञान। जैसे ज्ञान का, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ज्ञान का उद्गम कैसे हुआ, उसके स्वरूप कैसे हुआ, और उसका प्रमाणिक यानी तार्किक विवेचन किया जाता है ज्ञान मीमांसा में। और ज्ञान मीमांसा में जब हम तार्किक विवेचन करेंगे तो इसमें तर्क का भी सहारा लेंगे, राइट। तर्क का सहारा लेंगे इसमें हम, और तर्क का सहारा लेंगे तो जो भी भ्रम, जो भी मिथ्या ज्ञान होगा, जो भी अंधविश्वास होगा, उसे हम नकार देंगे या फिर दूर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब ज्ञान मीमांसा में दो अलग अलग तरह के चिंतक आते हैं। एक आते हैं बुद्धिवाद समर्थक, और दूसरे हैं अनुभववाद समर्थक, राइट। जो बुद्धिवाद समर्थक चिंतक है, वो लोग ये बोलते हैं कि जो बुद्धिवाद, जो यथार्थ ज्ञान है, जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका स्रोत क्या है? बुद्धि है। यानी मनुष्य अनुभव से नहीं सीखा है, वो बुद्धि में जन्मजात होता है। उसकी जन्मजात मनुष्य बौद्धिक प्राणी होता है, ठीक है। तो समस्त ज्ञान का स्रोत वो बुद्धि को मानते हैं, और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति वो बोलते हैं कि बुद्धि से ही संभव है। एक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से ही संभव है। वो लोग बताते हैं कि अनुभव से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है वो संध्यात्मक होता है, यथार्थ नहीं होता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि किसी इंसान को हमने देखा है, सुना है, स्पर्श किया है, लेकिन जब वो दूर से आता है तो हमें लगता है कि वही इंसान है। लेकिन जैसे जैसे वो पास आता जाता है तो फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की संध्यात्मक पद्धति वो लोग बोलते हैं कि अनुभव के द्वारा एक संध्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान यथार्थ नहीं होता, वास्तविक नहीं होता है। और ज्ञान जन्मजात प्रयत्नों के रूप में बुद्धि में ही रहता है। जो जन्मजात जो प्रत्यय, जो विचार होते हैं, वो बुद्धि में ही रहते हैं हमारे। और बुद्धि जो है एक सक्रिय होती है। वही ज्ञान यथार्थ है जो कि सार्वभौम एवं असंदिग्ध हो। यानी ज्ञान कौन सा यथार्थ होगा? जो कि सार्वभौम होगा और असंदिग्ध होगा। इसके अंदर हम देखेंगे बुद्धिवाद। बुद्धिवाद में जब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य चिंतकों में, हम डेकार्ट पढ़ेंगे, तो ये बुद्धिवाद बुद्धिवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। स्पिनोजा पढ़ेंगे, लाइबनिस पढ़ेंगे, इनके चिदड़ों वगैरह जो भी आपके पूछे जाते हैं, राइट। ये अब बात आती है अनुभववाद समर्थक। अनुभववाद समर्थक क्या बोलते हैं कि इन अनुभव हमें किससे प्राप्त होता है? ये इंद्रिय ज्ञान की बात करते हैं। इंद्रिय ज्ञान यानी जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। तो ये हमारी जो भी संवेदी अंग हैं, उनसे हम जो भी इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, तो वही होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इंद्रिय ज्ञान क्या होता है, जैसे कुछ ठंडा जगह अगर मैं जाऊं, किसी को लेके जाऊं ठंडी जगह पे, कोई एक अंधा इंसान है, ठंडी जगह पे लेके जाऊं तो उसे ठंडा महसूस होगा, राइट। तो वो कहेगा कि ये बहुत ठंडी जगह है। और अगर मैं उसे फ्रिज फ्रिज में गेट खोल के अगर उसका हाथ रख दूं तो वो भी बोलेगा ठंडी जगह। लेकिन ये ज्ञान उसे किससे प्राप्त हो रहा है? ये ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है इंद्रियों से, राइट। लेकिन ये संध्यात्मक ज्ञान है।
वो जगह ठंडी जगह है, लेकिन वो जहाँ खड़ा है वो ठंडी जगह नहीं है, लेकिन उसका जो हाथ रखा है वो ठंडी जगह पे है, राइट। तो ये संध्यात्मक ज्ञान है, ये इंद्रिय अनुभव ज्ञान है। तो इसी के लिए बुद्धिवाद समर्थक आलोचक करते हैं कि बुद्ध अनुभववाद जो होता है उस संध्यात्मक ज्ञान होता है। ये कई हद तक सच भी है। उसके बाद जो बात होती है कि यथार्थ ज्ञान की, जो अनुभववाद बोलते हैं यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन सिर्फ अनुभव ही है, और मन में कोई प्रत्यक्ष, जो जैसे बुद्धिवाद बोलते हैं कि बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय होते हैं, आइडियाज होते हैं, वही अनुभववाद बोलते हैं कि मन में कोई प्रत्यय नहीं होते हैं जन्मजात। सभी जो भी विचार हमें आते हैं, बुद्धि में जो भी विचार आते हैं हमारे, वो अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। बुद्धि तो निष्क्रिय है हमारी, वो लोग ये बोलते हैं अनुभववाद, क्योंकि प्रत्ययों को ग्रहण करते समय बुद्धि हमारी निष्क्रिय रहती है, और जैसे ही प्रत्यय मिश्रित हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि सक्रिय होने लगती है, उन पर प्रतिक्रिया करने लगती है। और जैसे कि बुद्धिवाद समर्थक बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो सार्वभौम है और असंदिग्ध है, लेकिन अनुभववाद बोलते हैं कि जो ज्ञान है कभी भी सार्वभौम नहीं हो सकता और अनिवार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर जगह अलग अलग रूप में बदल सकता है। ठीक है, तो भविष्य में उसके खंडन होने की संभावना हो सकती है। तो अनुभववाद के जो समर्थक रहे हैं वो रहे जॉन लॉक, ठीक है, बर्कले और ह्यूम। इनको भी हम देखेंगे पाश्चात्य चिंतकों में आगे जाकर। ठीक है, ये हमारा जो दर्शन की शाखाओं में जो पहली शाखा है ज्ञान मीमांसा, वो कंप्लीट हुई है, एपिस्टेमोलॉजी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में आप ये मान सकते हो कि वो विषय है जिसे साइंस आज तक, जिसे जैसे विज्ञान प्रूफ नहीं कर पाता है, वो तत्व मीमांसा के अंदर आ जाता है। तत्व मीमांसा, तत्वों से आप क्या समझते हो? एक एलिमेंट्स, तत्वों के बारे में पता करना। तत्व मीमांसा, तत्व का क्या, तत्व परम सत्ता का अध्ययन करना, एक भौतिक जगत से परे मूल तत्व, राइट, कि तत्व कैसे बना, जो हम देख रहे हैं वो आज कैसे बना। जैसे बहुत सारी थ्योरी दी गई, बाद में फिर एक थ्योरी को मान लिया गया, बिग बैंग थ्योरी, कि एकल ही था, एक एकल तत्व था, उससे ही हम लोग बने हुए हैं, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं 6 BC में, जहां से पाश्चात्य दर्शन शुरू होता है, जो कि थेल्स को जनक माना जाता है, ठीक है, उन्होंने बोला था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर, जहां तक मतलब उस वक्त इतना विज्ञान विकसित नहीं था, तो उन्होंने अपनी समझ के आधार पर बोला कि जो पृथ्वी है वो पानी से ही बनी है, वो पानी ही उसका मूल तत्व है, और जो पृथ्वी है वो पानी के ऊपर तैर रही है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने आसपास पानी ही देखा। ग्रीक थे, ग्रीक में था, तो उन्होंने अपने आसपास पानी ही देखा और पानी के ऊपर जमीन देखी, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है पानी के ऊपर ही तैर रही है। तो ये उनकी थ्योरी थी, ठीक है। अब कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स देख लिया कि भौतिक जगत से परे इसमें परम सत्ता के अध्ययन की बात की जाती है तत्व मीमांसा में, ठीक है। अब इसके अंदर, इसके अंदर जो ब्रांचेस है, इसमें कॉस्मोलॉजी आती है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कॉस्मोलॉजी में सृष्टि का विज्ञान, या फिर ऐसे ब्रह्मांड की विज्ञान भी बोल सकते हैं, कि सृष्टि के विज्ञान के बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि विश्व की रचना कैसे हुई, विश्व हमारा प्रयोजनपूर्ण है, जैसे रचना कैसे हुई विश्व की, ये किसी ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया है, किसी का एक्सपेरिमेंट है और वो चला जा रहा है अभी तक, और जब उसे लगेगा कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वो खत्म हो जाएगा विश्व, या फिर ये बनाया ही गया, एक मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी रियल है ये, राइट, कि किस
बनाई है किसी ने, या फिर ब्रह्मांड क्या है कॉस्मोलॉजी में, कि इसे किसने बनाया, कैसे ये रचित हुआ, एकल तत्व से हुआ, बहुल तत्व से हुआ, ये द्वितत्व से हुआ। ठीक है। तो इस तरह की जो विज्ञान है, जो ज्ञान की खोज की जाती है, वो कॉस्मोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है। दूसरा आता है थियोलॉजी, जिसे हम ईश्वरीय मीमांसा बोलते हैं। इसमें ईश्वर से संबंधित जो रहस्य हैं उनको पढ़ा जाता है। धर्म और ईश्वर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ईश्वर है धर्म से संबंधित, कि ईश्वर का अस्तित्व है इस धरती पर, ईश्वर है तो कहाँ है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसा वो दिखता होगा, व्यक्ति और विश्व से उसका संबंध कैसे रहा होगा, क्या वो हमारे ही संसार में रहता है या फिर परलोक में रहता है, दूसरे लोक में रहता है। तो इस तरह से, और धर्म कैसे बना, कैसे ईश्वर को पूजा जाने लगा। तो इस तरह की जो मीमांसा थियोलॉजी रहती है वो थियोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है। इसके अंदर एक और है साइकोलॉजी, जिसे हम मनोविज्ञान भी बोलते हैं, इसी की शाखा के अंदर तत्व मीमांसा में। Let- तो साइकोलॉजी के अंदर जैसे हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, राइट, कि उसकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, अध्यात्म की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी के अंदर आता है। ये इसकी दूसरी शाखा हुई। और जो तीसरी शाखा है, तीसरी शाखा है दर्शन की मूल्य मीमांसा। इसे एक्सियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें मूल्य मीमांसा में मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों की प्रकृति पर विचार किया जाता है कि मूल्य कैसे होने चाहिए, राइट, कि एक अच्छे मूल्य कैसे होने चाहिए, कैसे हम अच्छे मूल्यों को बना सकते हैं, एक अच्छे मूल्यों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, उनकी परिभाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे बहुत सारे मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, नैतिक मूल्य। तो उनको इसमें अध्ययन किया जाता है मूल्यों की प्रकृति पर। ठीक है। अब इसके अंदर दो आते हैं, इसके अंदर ब्रांचेस इसमें। एक आती है एथिक्स, ठीक है, जिसे हम नीति शास्त्र भी बोलते हैं। और दूसरी आती है एस्थेटिक्स, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं। ठीक है। अब नीति शास्त्र का आपको पता होगा, इसमें मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों की बात की जाती है नैतिक शास्त्र में, राइट, कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस तरह के हमें काम करने चाहिए। ठीक है। एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र हो गया। देखो, सौंदर्य शास्त्र में ये देखा जाता है कि सौंदर्य क्या होता है, सुंदरता क्या होती है। सुंदरता क्या, सुंदरता रुचि से होती है किसी की, किसी का किसी में रुचि है तो वो सुंदर है, या फिर उसके गुणों में होती है, या फिर व्यवहार में होती है सुंदरता। सुंदरता कोई भौतिक है, या फिर लोग आंतरिक सुंदरता होती है, जिसमें व्यवहार गुणों की बात की जाती है। ठीक है। तो इसमें इससे रिलेटेड चीजों पर विचार किया जाता है सुंदरता से, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, कि सुंदरता की एक परिभाषा क्या होनी चाहिए, किस तरह से कोई व्यक्ति एक सुंदर सौंदर्य दिख सकता है, और सौंदर्य वो दिख रहा है तो वो हमारी रुचि पर डिपेंड करता है या फिर उसके गुणों पर, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो इस तरह की बातें सौंदर्य शास्त्र में की जाती हैं।
तो जो मूल्य मीमांसा है ले दे के इसमें किया जाता है कि कैसे एक इंसान को किस तरह से जीना चाहिए, यानी किस तरह के मूल्यों पर जीना चाहिए, किस तरह से उसका जीवन होना चाहिए, राइट? किस तरह की वैल्यूज उसको अपनानी चाहिए, किस तरह के मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य उसे अपने जीवन में उतारने चाहिए, ठीक है? और इस तरह की चीजें इंसान देखता है कि कैसे फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए, पारिवारिक मूल्य कैसे होने चाहिए, कैसे उसे एक समाज में रहना चाहिए, किस तरह के मूल्य एक समाज को बनानी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की चीजें मूल्य मीमांसा में देखी जाती है और पढ़ते हैं, ठीक है? अब हमने इतना पढ़ लिया है, ये हमारा दर्शन का स्वरूप, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य से कंप्लीट हो गए। तो हम देख देख पा रहे हैं कि दर्शन कहीं बंधा हुआ नहीं है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। यह लोक से परलोक तक की बातें करता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात करता है, और ये मृत्यु तक सीमित नहीं है, मृत्यु के बाद भी क्या जीवन है और मृत्यु के बाद क्या होता है, वहां तक इसकी सीमाएं फैली हुई है। तो विचारों में ये स्वतंत्र है। अब कोई दार्शनिक रहेगा, अगर वो बोलेगा कि अगर कोई एक आम इंसान है वो बोलेगा ताजमहल सुंदर है, लेकिन दार्शनिक क्या बोलेगा कि सुंदरता क्या है, वो ये नहीं बोलेगा कि ताजमहल सुंदर है, उसके पीछे जाने का प्रयास करेगा कि सुंदरता क्या हो सकती है। कोई व्यवहार आपका उचित है अनुचित है, तो ये नहीं कहेगा कि व्यवहार आपका उचित है या अनुचित है, वो ये देखेगा कि उचित है या अनुचित क्या हो सकता है, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है, एक उचित कैसे होगा, एक अनुचित कैसे होगा। तो इसका अध्ययन एक दार्शनिक करते हैं, समय जो जो कि विषय है, विषय की तह तक जाके उसकी रिसर्च करते हैं अच्छे से, तर्क की कसौटी पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कसौटी पर जब कोई खरा उतरता है तो वो एक दार्शनिक विचार बन के आता है। और जब एक दार्शनिक विचार की अच्छे से जांच पड़ताल और वो आलोचना पे भी खड़ा उतर जाता है और एक परिपक्व विचार बन जाता है, तो फिर वो एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगता। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी कम्युनिटी में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।